एक बार फिर से आप सभी का एनसीईआरटी के इस सेशन में मैं राजेश शुक्ला आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और आप सबकी नियमित रूप से पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो क्लास 6 की बुक में हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कल की क्लास में छठा अध्याय मैंने पूरा किया था। आज हम लोग अध्याय 7 पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। तो यहां जो शीर्षक बनाया गया, नोटिस करें बच्चों आप, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यह अनोखा सम्राट क्यों कहा गया अशोक को, और इसके साथ साथ अशोक का समय क्या था, किस समय यह शासक हुआ, अशोक का संबंध किस राजवंश से था। यानी ये पूरा चैप्टर अगर आप देखें तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो आप प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां भारत का पहला एक अखिल भारतीय साम्राज्य सामने आता है। ऑल इंडिया लेवल पर जो इंडियन एम्पायर आपको दिखाई देगा, मगधन एम्पायर, मगध साम्राज्य, इसे हम भारत का पहला साम्राज्य कह सकते हैं, फर्स्ट किंगडम कह सकते हैं, अर्ली किंगडम कह सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यह अध्याय मौर्य वंश के इतिहास के संदर्भ में जानकारी देता है। जब आप प्राचीन भारत के इतिहास में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि मगध में जिन राजवंशों का शासन था उनमें एक नाम जुड़ता है मौर्य वंश। अभी पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा कि महाजनपद काल में जो 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ था, जिसमें मगध एक साम्राज्य बना था, उसमें हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के शासकों ने राज्य विस्तार की परंपरा शुरू की थी। तो हर्यंक वंश जिसका संस्थापक बिंबिसार था, बिंबिसार के समय से मगध साम्राज्य का निर्माण शुरू होता है और महापद्मन तक आते आते मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन जाता है। तो मगध पर शासन करने वाले राजवंशों में जो आरंभिक राजवंश रहे, वहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहला राजवंश हर्यंक वंश था। हर्यंक वंश के बाद दूसरा वंश शुरू होता है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद फिर नंद वंश। फिर नंद वंश के बाद की जो कहानी है, धनानंद के बाद एक नए राजवंश की सत्ता मगध में स्थापित होती है और वही था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास मगध की सत्ता अपने हाथों में ले ली, और यहां से शुरू हुआ मौर्य राजवंश का इतिहास। तो मौर्य डायनेस्टी की हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य जो उसका संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा गद्दी पर आया। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो सत्ता हाथ में आई, जिसके उस व्यक्ति का नाम था बिंदुसार। ध्यान रखिएगा, इतिहास में दो नाम साउंड में एक जैसे हैं, एक है बिंबिसार, एक है बिंदुसार, और इनको लेकर अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन होता। लेकिन इसको सामान्य तौर पर आप याद कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार है। चंद्रबिंदु आपने हिंदी भाषा में पढ़ाई है, उसी से रिलेट करके आपको याद रहेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर आया, और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक गद्दी पर आया। तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, उसका ग्रैंडसन था। और इस तरीके से अशोक की जो बात यहां की जा रही है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, उनके ग्रैंडसन थे, ये मौर्य साम्राज्य के इतिहास में नहीं, पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। क्योंकि जिस दौर में राजा महाराजाओं की सत्ता तलवार के बल पर चलती थी, उनका राज्य तलवार से सुरक्षित रहता था, उस दौर में अशोक ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका सानी पूरी दुनिया में कोई नहीं। यानी उस दौर में भी अशोक ने प्रजा को नैतिक निर्देश दिए, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कार्य किए और एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया।
आज हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्टेट को वेलफेयर स्टेट माना जाता है। यानी राज्य जो एक राजनीतिक संस्था है वो जनता की भलाई के लिए दिन रात काम करती है। लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब निरंकुश राजशाही थी, डेस्पोटिज्म मोनार्की थी। तो डेस्पोटिज्म मोनार्की या निरंकुश राजशाही होते हुए भी अगर एक राजा जनता के हित की बात कर रहा है, जनता के हित में फैसले कर रहा है, तो उसे वेलफेयर स्टेट कहा गया। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करके अशोक ने पूरी दुनिया में एक अनोखा आदर्श प्रस्तुत किया और इसी कारण से इसे महान शासकों की परंपरा में रखा गया। तो चलिए इसी से संबंधित कहानी देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया। तो जैसा मैंने आपको बताया बच्चों की आप एनसीईआरटी की किताब खासकर क्लास 6 की बुक जब उठाते हैं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उस चैप्टर की बिगनिंग में, उसकी शुरुआत में एक कहानी के रूप में उसे रखा जाता है। क्योंकि आप बार बार इस बात को ध्यान में रखिए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी नहीं लिखी गई। एनसीईआरटी तो उस कैरिकुलम को फॉलो कर रहा है जो एकेडमिक लेवल पर बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर कहानी इस तरीके से शुरू होती कि जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। ये नोट आपने भी देखे ही हैं। तो एक कहानी के रूप में जिससे बच्चा उससे कनेक्ट हो पाए, रोशन यहां पर एक स्कूल की बच्ची है, छात्रा है, उसका चित्र यहां दिया गया है और इसी को संबोधित करते हुए ये चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है कि रोशन को उसके दादाजी ने उसके बर्थडे पर उपहार स्वरूप उसे कड़क नोट दिए, 100 200 जो भी हो। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वो बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। अब देखिए कैसे बच्चों में जिज्ञासा प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि नोट सभी बच्चों ने देखे हैं तो वो भी जानते हैं कि हर एक नोट पर गांधी जी का चित्र है और फिर इसके साथ उस पर छोटे छोटे शेर चित्रित हैं। तो यहां सवाल ये पैदा होता है उसके मन में कि शेर क्यों बने हुए, यहां शेर के चित्र बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसका क्या प्रतीकात्मक अर्थ है, ये शेर कहां से प्रेरित है, ये चित्र कहां से प्रेरित है। तो चलिए कहानी यहीं से शुरू होती है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। तो यहां पर एक साम्राज्य की कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, एक एम्पायर की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि एनसीईआरटी क्लास 6 की इस बुक में यह भी बताने का प्रयास किया गया कि राज्य साम्राज्य में क्या अंतर है, साम्राज्य कैसे राज्य से अलग होता। ये आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। तो अभी कल की क्लास में हम लोग सारनाथ का जिक्र कर रहे थे। सारनाथ का जो स्तंभ है, सारनाथ का स्तंभ यानी सारनाथ में एक पिलर बनाया गया है और इस पिलर के शीर्ष भाग पर, इसके शीर्ष पर अगर देखा जाए, इसके टॉप पर अगर देखा जाए तो 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हैं, एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हैं। और इसी को भारत का राज चिन्ह स्वीकार किया गया, यह भी आप जानते हैं। यही है भारत का राज चिन्ह, जिसमें आप देखिए एक फेसिंग पर आपको एक शेर ये दिख रहा है, दूसरी तरफ एक शेर ये दिख रहा है और तीसरी तरफ ये और एक इसके बैक साइड। तो शेर शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। जब किसी को बहुत बलवान या शक्तिशाली कहा जाता है तो कहता है आप शेर हैं। तो शेर से ज्यादा शक्तिशाली इस धरती पर कोई जीव है नहीं। इस संदर्भ में शेर को शक्ति का प्रतीक माना गया। सम्राट अशोक ने अगर सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर ये 4 शेर बनवाए तो इसके पीछे एक सिंबॉलिक मीनिंग ये थी कि उसकी विजय पताका चारों दिशाओं में फैली हुई थी।
यानी उस समय तक मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य चारों दिशाओं में फैल चुका था। हिंदकुश की सीमाओं से लेकर आज के ईरान के बॉर्डर से लेकर और इधर असम के किनारे तक, उधर कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया था मौर्यों ने। तो यह उनके एक विशाल साम्राज्य और शक्ति का प्रतीक था। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि सम्राट अशोक की ख्याति, उसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई। शायद ये कारण रहा होगा। तो सारनाथ में एक स्तंभ बनवाया अशोक ने और उसके ऊपर ये 4 शेर बनाए गए और इन 4 शेरों की प्रतिकृति को ही आज भारत के राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया और वही हमारे रुपयों पर या नोट पर यहां पर प्रतिकृति दिखाई देती है। तो सारनाथ में एक विशाल स्तंभ स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया था? मौर्य सम्राट अशोक द्वारा। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बाय द एम्परर, मौर्यन एम्परर अशोका। और यही भारत का राज चिन्ह है। तो भारत का राज चिन्ह, नेशनल एम्बलम कहां से लिया गया? सारनाथ के स्तंभ पर जो 4 शेर बनाए गए उस प्रतिकृति को ही भारत का राज चिन्ह माना गया है। आगे देखते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। शायद इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि राजकीय अभिलेख लिखवाने वाला पहला शासक ही अशोक हुआ भारत के इतिहास में। भारत के इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में जो राजकीय अभिलेख मिलते हैं, यानी सरकार की तरफ से लिखवाए गए अभिलेख, इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड की जो बात हो रही है, ऑफिशियल इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड। ऑफिशियल मतलब सरकारी आदेश पर जो लिखा गया हो, ऐसा अभिलेख लिखवाने वाला पहला शासक सम्राट अशोक ही था। सम्राट अशोक के अभिलेख पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों से मिले हैं। तो इन अभिलेखों से हमें अशोक का इतिहास पता चलता है और अशोक के निर्देश पर ही कई पाषाण स्तंभों को काटकर बनाया गया और उन पाषाण स्तंभों पर अभिलेख भी तैयार किए गए। इसके पहले कि हम ये जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पैरा आपके सामने आ रहा है कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। तो जरा इसको देखा जाए। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात आई। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो 2300 साल पहले का मतलब हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने (322) ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी या मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद वंश के अंतिम शासक हुए धनानंद। धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की सत्ता अपने हाथों में ली और यहां से मौर्य वंश का इतिहास शुरू होता है। चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था और इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, तो चाहे चाणक्य कहें, चाहे कौटिल्य कहें, चाहे विष्णुगुप्त कहें, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे और इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की। चंद्रगुप्त को उन्होंने ही ट्रेंड किया। चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध भी चाणक्य ने ही किया और चाणक्य की ही सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता पाई। इसीलिए जब चंद्रगुप्त शासक बने तो चाणक्य उनके प्रधानमंत्री बने, प्रधान अमात्य बने। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम से एक पुस्तक लिखी है
जो माना जाता है कि राजनीति पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है भारत के संदर्भ में। तो इसमें शासन कला के बारे में, शासन प्रबंध के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई। ये राजनीति और प्रशासन पर लिखी गई सबसे प्रमाणिक पुस्तकों में से एक है। चाणक्य ने इसमें राज्य शासन के बारे में बताया कि राज्य का शासन कैसे चलाया जाए, राजा कैसे राज्य का शासन करे। तो चाणक्य की महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र, इससे हमें मौर्य प्रशासन को भी मौर्य प्रशासन को जानने का भी आधार मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से जो मौर्य साम्राज्य की संस्थापना की थी, फिर उस मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया था, इसके भी दृष्टिकोण यहां पर हमें अर्थशास्त्र से दिखाई देते हैं। यह बात अलग है कि अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, इसमें शासन प्रबंध के बारे में लिखा कि शासन कैसे चलाया जाए। तो अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, यहां पर हम एक एम्पायर की बात करने जा रहे हैं कि एक किंगडम जो एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, एम्पायर बना। और ये कौन से एम्पायर की बात हो रही, तो मौर्यन एम्पायर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द लायंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar. तो मैंने आपको बताया कि सारनाथ में जो ये स्टोन पिलर बनाया गया, उसी के टॉप पर इस तरह के 4 शेर पाषाण मूर्ति के रूप में स्थापित किए गए। और इसकी एक सुंदरता यहां पर रखी गई है। ये यहां पर आप देखें प्रतिकृत है, उसकी एक इमेज है कि ये यहां नीचे कमल के आकार में पत्थर को काट कर तराश कर कितनी सुंदर प्रतिकृति बनाई गई होगी। आप सोचिए उस जमाने में पत्थरों को काट कर इस तरह से प्रतिकृति तैयार करना, इस तरह की मूर्ति बनाना अपने आप में कितना जटिल रहा होगा, लेकिन कारीगर कितने कुशल थे। तो ये मौर्य काल की कला का भी एक बेहतर नमूना प्रस्तुत करते हैं। सर्वोत्कृष्ट कला इसे कहा जा सकता है। एक बेटर आर्किटेक्चर का ये सैंपल माना जा सकता है, जिसमें कितने सुंदर तरीके से शेरों को और यहां पर जो पाषाण स्तंभ का स्वरूप है इसको प्रदर्शित कर रहा है, जो दिखाता है कि मौर्य कला किस तरह से विकास के चरम रूप में ऐसे दिखाई दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शंस were inscribed on pillars। यानी पिलर्स पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस उसके इंस्ट्रक्शंस पर इंस्क्राइब्ड किए गए। उससे हमें अशोक की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, तो न केवल स्टोन पिलर्स पर बल्कि रॉक सरफेस पर भी इस तरह के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire। यानी अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एम्पायर में और किंगडम में क्या फर्क है। चलिए आशीष, वेरी वेरी गुड इवनिंग और आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपका चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मेरी बेस्ट ब्लेसिंग्स है आपके एक नए शुरुआत के लिए, एक नई इनिंग के लिए। आप आगे चलकर अच्छे से जॉब करें, प्रमोशन पाएं और अभी आगे आपके लिए कैरियर में अदर ऑप्शंस भी खुले। आप अपनी पढ़ाई लिखाई करके आगे भी परीक्षाएं देते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, अगर आप सब मुखर्जी नगर के हालातों से वाकिफ हैं तो शायद आपको अभिषेक जी ये सूचना मिल गई होगी कि जिस प्रयास में मैं लगा हुआ था अल्टीमेटली उसमें सफलता मिली है। और बहुत जल्दी आप सबके लिए यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस, हालांकि मेरी सुबह 11 बजे के बैच चल रहे हैं, उसकी क्लासेस हो रही हैं, लेकिन बाकी क्लासेस भी यहाँ पर वो मुखर्जी नगर में रिज्यूम हो जाएंगी आने वाले कुछ दिनों में ही। तो उसी प्रबंध में मैं लगा हूं और आप उसे गंभीरता से लें या ना लें, लेकिन मैं जरूर उसे गंभीरता से ले रहा हूं, क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो तो इसके बावजूद भी मैं बराबर
आपको पढ़ाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए घर से भी लाइव रहता हूं। मेरी कोशिश रहती कि आपकी जो क्लासेस मैं वहां नहीं ले पा रहा, वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में मैं क्लासेस लूं, और उसी प्रयास में ये भी जुड़ा हुआ है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, आप कभी भी दिल्ली मुखर्जी नगर आए, आपसे जरूर मुलाकात होगी, और मैं आगे भी आपको जो भी सहयोग होगा जरूर करूंगा। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स एगो। तो मैंने अभी आपसे क्या बात की? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभिषेक एक अच्छा स्टूडेंट है, उसने अपनी बात रखी है रवि, तो उसमें बुराई क्या है? उसने एक रिक्वेस्ट वे में बात की है, और मैंने इसीलिए रिप्लाई भी उनको वैसे ही किया कि मैं आप सबको यहां पर पढ़ाने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहा हूं। मेरा प्रयास यही है कि आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे, और जो आप मुखर्जी नगर में मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो क्लासेस सुबह 11 बजे वाली चल रही हैं, लेकिन बाकी बैचेस की क्लासेस डिस्टर्ब हैं। वो बहुत जल्दी मैं रिज्यूम करने जा रहा हूं अपने ही बिल्डिंग में, क्योंकि बहुत जल्दी क्लासेस वहीं पे रिज्यूम हो जाएंगी। तो बस आप थोड़े दिन और पेशेंस रखें। बाकी छुट्टियां थी तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता था। दीपावली की छुट्टी में आप सब भी घर गए थे, तो मैं भी छुट्टी पर था। बाकी क्लासेस तो लगभग रेगुलर चली हैं। तो आपकी ये शिकायत गलत है, लेकिन हाँ, आपकी बात यहां पर जरूर वो जेन्युइन है कि आप एक रिक्वेस्ट वे में कह रहे हैं सर क्लासेस जल्दी रिज्यूम हो। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य। तो मैंने इस पर आपसे चर्चा की ही कि कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, मौर्यन किंगडम की फाउंडेशन रखी, और वही आगे चलकर एक एम्पायर के रूप में स्टैब्लिश हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता जिसने दी चाणक्य ने, उनके राजनीतिक विचार एक पुस्तक में मिलते हैं, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम से उन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें चाणक्य के पॉलिटिकल आइडियाज, राजनीतिक विचार मिलते हैं। यानी अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, बल्कि इसमें आप देखें पॉलिटी के बारे में बताया गया है, राज्य व्यवस्था के बारे में, गवर्नेंस के बारे में बताया गया है। गवर्नेंस से रिलेटेड इसमें जानकारी दी गई। चलिए, तो अब देखते हैं यहां पर कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है, लेकिन मैं उस पर बात करूं उससे पहले एक टर्म आया है वंश या डायनेस्टी। इसको क्लियर किया है एनसीईआरटी की बुक में। ये वंश या डायनेस्टी के बारे में बता रहा है कि वंश या राजवंश किसे कहते हैं। देखिए, वंश तो सभी का है, आपका भी एक वंश है, मेरा भी एक वंश है, यानी कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर वंश परंपरा को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतिहास में जिन वंशों की बात हो रही है वो राजवंश है, वो राजा हैं, शासक हैं, तो इसलिए आप उन्हें इतिहास में पढ़ रहे हैं। और जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। तो वंश का एक बहुत सिंपल सी मीनिंग यही होती है कि राजा का बेटा ही राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, यानी एक फैमिली जनरेशन वो शासन में रही। तो व्हेन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली become rulers one after another, the family is often called a dynasty। जैसे मौर्यास की अगर हम बात करें तो ये डायनेस्टी क्यों कहलाया, मौर्य वंश क्यों कहलाया? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका बेटा बिंदुसार, फिर उसके बाद यहां बिंदुसार का बेटा अशोक, तो इन्होंने सत्ता संभाली। इसीलिए जैसे अगर हम बात करें मौर्य वंश की, मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी, तो हम ये देखते हैं कि लगभग 323 बीसी से लेकर 323 322 के आसपास मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इससे लेकर लगभग 184 बीसी तक, 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन चलता रहा। एक ही फैमिली के मेंबर इस समय तक शासन करते रहे। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं
कि लगभग लगभग यहां पर 100 साल से भी अधिक समय तक, लगभग 150 साल के करीब मौर्य वंश ने सत्ता संभाली। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि एक ही परिवार के सदस्य, जैसे सबसे पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 323 या 322 बीसी मान सकते हैं, यहां से शुरू होता है। 298 बीसी तक इनका शासन रहा। फिर इसके बाद इनका बेटा आया बिंदुसार। बिंदुसार का शासन 298 बीसी से लेकर 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक रहा। फिर इसके बाद तीसरा अशोक का शासन शुरू होता है। अशोक का शासन 273 या 269 बीसी से लेकर और 232 बीसी तक लगभग चलता है। और फिर इसके बाद अशोक के कई उत्तराधिकारियों का नाम आगे आता है और अंत में आप देखते हैं बृहद्रथ। तो बृहद्रथ तक ये वंश परंपरा जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहद्रथ तक, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ। तो जब एक ही परिवार के लोग शासन करें तो उसी को राजवंश कहते हैं। ये जानकारी इसमें दी गई। अब आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। तो मौर्य साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो कहता है इसमें बहुत से नगर थे और इसका मानचित्र दिया गया है जिसमें उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। जैसे हम सामने यहां मैप देखें तो इस मैप में आप देखेंगे नगरों की बात की गई, कुछ प्रमुख नगर के नाम दिए गए। जैसे जिन नगरों की बात की गई है काले बिंदुओं से जिन्हें दिखाया गया, अगर आप नोटिस करें तो इसमें एक नगर है तक्षशिला। तक्षशिला जो वर्तमान में अगर देखा जाए पाकिस्तान के रावलपिंडी के इलाके में पड़ता है, चरसद्दा नामक स्थान पर। यहीं पर तक्षशिला का ऐतिहासिक नगर था। तो मौर्य काल में तक्षशिला भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। फिर ऐसे ही काले बिंदुओं से एक नगर आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र दिया गया। तो पाटलिपुत्र ही उस समय राजधानी नगर हुआ करती थी। पाटलिपुत्र मौर्यों की भी राजधानी रही। फिर इसी तरीके से तीसरा आप देख सकते उज्जैन। तो यहां पर एक और नगर का जिक्र है उज्जैन का। अशोक अपने पिता के शासन काल में यानी बिंदुसार के शासन काल में उज्जैन का राज्यपाल रहा था, गवर्नर रहा था। तो ये जो काले बिंदुओं से नगरों के नाम की बात की, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन, तीन प्रमुख नगरों का नाम लिखा है। और भी नगर थे लेकिन ये तीन सबसे प्रमुख हैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। यानी ये कह रहे हैं कि उस समय जो मौर्य साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, प्रोविंसेस में बटा हुआ था, उन प्रांतों की राजधानियां हुआ करती थी। जैसे जो केंद्रीय भाग था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो पश्चिमी भारत का इनका प्रांत था उसकी राजधानी उज्जैन, और जो उत्तर पश्चिमी भाग की राजधानी थी वो थी तक्षशिला। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। यानी तक्षशिला एक ऐसी जगह पर स्थित था जिससे मध्य एशिया से भी संपर्क स्थापित हुआ, सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया का मतलब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये पूरे क्षेत्र थे जो उससे कनेक्शन बनता था। कहां से? तक्षशिला से। तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों से मध्य एशिया का संपर्क तक्षशिला से स्थापित होता था। दूसरी तरफ उज्जैन, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। यानी ये मध्य भारत का हिस्सा था जो उत्तर और दक्षिण के बीच संपर्क स्थापित करता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो जो किसान समुदाय, पशुपालक समुदाय था वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता था। नगरों में ज्यादातर व्यापार करने वाले या जो प्रशासक होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे,
या जो आर्किटेक्ट होते थे, शिल्पकार, कलाकार, वो सब नगरों में शायद निवास किया करते थे। तो इस तरह की जानकारी हमें यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है और साहित्यिक विवरण से भी मिलती है। अब आगे देखें, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया। तो अशोक के शिलालेख आप देख सकते हैं कि या अभिलेख ब्रह्मगिरी तक पाए गए, एरागुडी, ब्रह्मगिरी, मास्की, ये सब दक्षिण के क्षेत्र हैं। यानी अशोक के साम्राज्य वो कंधार से लेकर के और इधर पाटलिपुत्र तक और फिर इधर मानसेरा शहबाजगढ़ी से लेकर के और नीचे यहां ब्रह्मगिरी तक, यानी हम ये कह सकते हैं कि उस समय लगभग संपूर्ण भारत ही वो मौर्य साम्राज्य था। तो पूरे भारत पर लगभग अशोक की सत्ता थी। इस बात का प्रमाण अशोक के मिलने वाले अभिलेखों से होता। अशोक के निर्देश पर जिन अभिलेखों को तैयार किया गया, उसके इंस्ट्रक्शंस पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, वो देश के अलग अलग भागों में रखे गए और ये दिखाता कि मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत में विस्तृत था। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो उन देशों के नाम में आप कह सकते हैं अफगानिस्तान का इलाका भी उस समय मौर्य साम्राज्य था। जो आज का पाकिस्तान है ये भी मौर्य साम्राज्य में था और भारत के अंतर्गत तो ये था ही था। ठीक, फिर इसके अलावा आप यहां नोटिस कर सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की सीमाएं शायद बांग्लादेश को भी छूती थी। यहां पर भी इनके कुछ सीमाओं का क्षेत्र दिखाई देता है और दक्षिण तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं सुदूर दक्षिण का भाग, जैसे केरल राज्य, ये शायद मौर्य साम्राज्य से बाहर था। तो तमिलनाडु और केरला के सुदूर दक्षिणी भाग को छोड़ करके या बिल्कुल सुदूर उत्तर में कश्मीर के कुछ भागों को छोड़कर बाकी लगभग पूरा ये क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। अब नोटिस करिए कि उस समय मौर्य साम्राज्य की भौगोलिक विशेषता को बता रहा है कि बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा था जहां किसान और पशुपालकों के गांव बसे थे। इसके अलावा जो मध्य भारत का इलाका था, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड था। ये ज्यादातर जंगल से भरा हुआ हिस्सा था। यहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और आखेटक खाद्य संग्राहक जीवन जीने वाले भी लोग उस समय इन इलाकों में रहते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। यानी उस समय भी भाषाई विविधता भारत में मौजूद थी। तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहां तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ये दिखाता है कि मौर्य काल में भी भारत में सांस्कृतिक विविधता थी, कल्चरल डाइवर्सिटी थी और उसके बावजूद भी मौर्यों जैसा एक केंद्रीय साम्राज्य खड़ा हुआ। तो उस दौर में भी एक केंद्रीय साम्राज्य का बनना और जहां पर इतनी सांस्कृतिक विविधता थी, उस साम्राज्य को मैनेज करना यह मौर्यों की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। तो इस पूरे पैराग्राफ में भारत की सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस ही कर चुके हैं कौन कौन से प्रमुख नगर थे। जैसे तक्षशिला आपने मैप पर देखा, पाटलिपुत्रा आपने मैप पर देखा, उज्जैन आपने देखा। ये कैपिटल सिटी के रूप में इस्टेब्लिश किए गए थे। तक्षशिला किस लिए फेमस? तो तक्षशिला गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। जबकि उज्जैन किस लिए फेमस था? तो ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करने वाले रूट पर सिचुएटेड था। और दूसरी तरफ यहां पर नगरों में रहने वाले ज्यादातर लोग मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट्स पर्सन थे। और हम कह सकते हैं कि उस समय मौर्य साम्राज्य में इससे पता चलता है कि कुशल कारीगर भी होते थे, व्यापार भी बहुत अच्छी स्थिति में था और वास्तुकार भी रहते थे। फिर इसके अलावा जो रेड डॉटेड पॉइंट आप देख रहे हैं,
ये वो प्लेस है जहां पर अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और इसी बेस पर ये प्रमाणित होता है कि अशोक के साम्राज्य में लगभग संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र शामिल था, क्योंकि उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम हर तरफ यहां पर अशोक के अभिलेखों के अवशेष पाए गए हैं। फिर इन अदर एरियाज देयर वर विलेज, इन विलेज में फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स, यानी कि फूड गैदरिंग और हंटिंग करने वाले लोग भी उस समय सेंट्रल इंडिया में रहा करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। तो यहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी को क्लियर किया गया है कि इतना बड़ा एग्जाम्पल, इतना बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि सांस्कृतिक विविधता होते हुए भी इतने महत्वपूर्ण केंद्रीय राज्य का निर्माण मौर्य साम्राज्य के शासकों ने किया, एक महान केंद्रीय सत्ता का निर्माण किया। यह मौर्यों की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। चलिए, कोई बात नहीं है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती। अब आते हैं कि राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे है। जो मैंने बात छेड़ी थी उसको पूरा किया जाए, उसको डिस्कस किया जाए कि राज्य साम्राज्य से अलग कैसे है। तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, देखिए किंगडम का एक पर्टिकुलर एरिया और जो एम्पायर है उसका एरिया कंपेयर किया जाए तो एम्पायर में कई किंगडम समा सकते हैं, यानी कई राज्यों को समाकर यहां पर एक साम्राज्य बनता है। तो जब राज्य का आकार बड़ा होता चला जाए तो वो साम्राज्य कहलाता है। उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती। अब देखिए, यहां पर अगर साम्राज्य के शासक की बात करेंगे तो उन्हें सम्राट कहा जा रहा है, और जब हम राज्य के शासक की बात करेंगे तो उन्हें राजा कहा जा रहा है। तो यहां राजा और सम्राट में भी एक अंतर प्रस्तुत किया जा रहा है। एम्परर का मतलब हो गया जो एक वास्ट एरिया में रूल करे, और रूलर या किंग का मतलब हो गया जो एक पर्टिकुलर डोमिनियन में शासन करे, एक अधिराज्य पर शासन करे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्य की स्थिति साम्राज्य के अंतर्गत छोटी होती है, अधिराज्य की होती है, और वो साम्राज्य का एक हिस्सा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सम्राट यहां पर एक बड़े राज्य क्षेत्र का शासन करने वाला राजा होता है। फिर इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े प्रशासक वर्ग होंगे, अधिकारियों का पूरा एक बड़ा तंत्र होगा, तो कर इकट्ठा करने वाले भी अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी कारण से साम्राज्य का निर्माण वित्तीय शक्ति और सैन्य शक्ति के बल पर होता है। यानी एम्पायर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एम्पायर के फॉर्मेशन में दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है। एक फाइनेंस, यानी जब तक टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा, और दूसरा अगर देखा जाए तो आर्मी, यानी इनकी सेना। अगर सेना बहुत मजबूत है, सेना बड़ी है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो एम्पायर की फाउंडेशन यहां पड़ती है या एम्पायर एस्टैब्लिश होता है। अदरवाइज यहां पर किंगडम्स उसकी तुलना में एक छोटा राज्य होता है। जैसे आपने पढ़ा 16 महाजनपद, उसमें मगध एक राज्य के रूप में खड़ा हुआ और धीरे धीरे फिर वो एक साम्राज्य में तब्दील हुआ। तो जब हम उन 16 महाजनपदों की बात करेंगे तो वो किंगडम्स थे, लेकिन जब मगध की बात करेंगे तो वो एम्पायर बन गया, क्योंकि बाकी सभी किंगडम्स को वो विक्ट्री के माध्यम से एक्वायर करता गया, जीतता चला गया और उस पर अधिकार स्थापित करता गया। तो यही कह रहे हैं कि एम्परर्स नीड्स मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। तो बिग आर्मी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यहां पर टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की भी जरूरत पड़ेगी। पूरे साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए ऑफिशियल्स की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी। अब आगे बढ़ते हैं, साम्राज्य का प्रशासन। तो चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता। अब नोटिस करिएगा कि साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता। तो मौर्य साम्राज्य को इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया। साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता था, क्योंकि अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन करने की बात चल रही है।
तो सीधा सा मतलब है कि इसके अलग अलग प्रांत बनाए गए। जैसे कह रहे पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था, यानी इसका मतलब हो गया कि ये केंद्रीय सत्ता के अधीन, केंद्रीय सत्ता यहां पर रहती थी। जैसे आज आप देखें, हम अगर भारत की बात करें तो भारत का केंद्र दिल्ली है, दिल्ली में केंद्रीय सरकार बैठी है, इसीलिए दिल्ली में आप देखते हैं कि केंद्र का वर्चस्व है। चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे अन्य कोई यहां प्रशासकीय नियंत्रण की बात करें, तो केंद्र सरकार की दखल अंदाजी इसीलिए ज्यादा है। फिलहाल आज का सिस्टम तो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है या फिर फेडरल स्ट्रक्चर में भारत का शासन है, लेकिन उस समय कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं था कि प्रांत बन गए तो प्रांत अलग है, वो साम्राज्य के ही अंतर्गत है। बस प्रांतपति को कुछ स्वायत्त अधिकार मिले होते थे कि वो सम्राट के निर्देश पर वहां का शासन करेगा। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहर के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। यानी यहां पर पूरा प्रशासनिक नियंत्रण राजा स्वयं कर रहा है। सम्राट के हाथ में ही पूरी सत्ता है। राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी, उनको सजा भी देते थे। कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था, यानी उस समय अधिकारियों को वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में भी इस बात का जिक्र है कि अधिकारियों का पूरा एक तंत्र होता था, तीर्थ कहा गया उन्हें, और अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख भी मिलता है। और उस समय राजकीय वेतन पण कहलाता था। तो पण या कारशापण जैसे मुद्राएं दी जाती थी अधिकारियों को वेतन के रूप में। फिर संदेशवाहक होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। यानी उस समय भी इंटेलिजेंस जैसा डिपार्टमेंट था, इंटेलिजेंस पर भी फोकस किया जाता था, क्योंकि राज्य की सुरक्षा इसी से सुनिश्चित होती थी। इसीलिए इंटेलिजेंस के विकास पर भी जोर दिया गया। स्पाई जैसे कामों में भी अधिकारियों को रखा गया। तो यह दिखाता है कि प्रशासनिक रूप से मौर्य साम्राज्य कितना बेहतर तरीके से एक ढांचे में ढाला गया था, एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, जिससे केंद्रीय नियंत्रण भी सुरक्षित रहे और साम्राज्य भी सुरक्षित रहे। फिर इसके बाद इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो मौर्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीय नियंत्रण के अंतर्गत आता था। एक केंद्रीय सरकार थी जिसमें राजा स्वयं यानी सम्राट स्वयं यहां पर सत्ता चलाता था अपने अधिकारी तंत्र की सहायता से, या फिर जो मैंने आपसे कहा कि उस समय प्रमुख अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, जिसमें प्रधान अमात्य की भूमिका प्रमुख थी, उनकी सहायता से वो प्रशासन संभालते थे। तो रूलिंग द एम्पायर, यानी एम्पायर को रूल करने के लिए किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया, उसको यहां पर डिफाइन किया गया है। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, इसीलिए इसको डिफरेंट पार्ट्स में यानी प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। यहाँ डिफरेंट पार्ट्स का मतलब प्रोविंसेस से है, प्रांतों में इसे बांटा गया। फिर इन्हें रूल डिफरेंटली, मतलब हर प्रांत के अलग अलग गवर्नर होते थे और उन गवर्नर्स के द्वारा यहाँ पर रूल किया जाता था। तो यहाँ का सिस्टम इस तरीके से संचालित होता था। चंदा केसरी, वेरी गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत अच्छा हूं और आप एनसीईआरटी के इस सेशन में एक बार फिर से एंजॉय करें क्लासेस को। The area around पाटलिपुत्रा was under the direct control of the emperor। ये लाइन ध्यान रखिएगा कि अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर कौन सा रीजन था, तो सेंट्रल पार्ट, यानी जो मगधन एम्पायर का सेंट्रल पार्ट था, जो मगधन एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा के आसपास का राज्य क्षेत्र वो डायरेक्टली एम्परर के कंट्रोल में रहता था। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस from farmers, herders, craft persons and traders who lived in villages and towns in the area। तो इनका अपॉइंटमेंट खुद यहां पर एम्परर ही करते थे। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर। अगर सम्राट के आदेशों का पालन लोग ना करें तो उन्हें दंडित भी किया जाता था। अर्थशास्त्र में
चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र में उस समय के कोर्ट सिस्टम की भी जानकारी दी गई, जुडिशियल सिस्टम की भी जानकारी दी गई। हालांकि यहां नहीं लिखा है, लेकिन उस समय प्रॉपर जुडिशरी भी थी। धर्मस्थीय और कंटका शोधन जैसे न्यायालय की बात की गई है, यानी फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत अलग अलग कोर्ट हुआ करते थे। ऐसा कुछ सिस्टम उसमें डिस्क्राइब किया गया है जिसमें धर्मस्थीय और कंटका शोधन नाम से न्यायालय का जिक्र हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कि मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, यानी इनको वेतन भी दिया जाता था अधिकारियों को। राजकीय वेतन पण का जिक्र मिलता है और इस तरह से पता चलता है कि मौर्य प्रशासन बहुत बेहतर प्रशासन था और शायद भारत के इतिहास में पहला मजबूत केंद्रीय प्रशासन मौर्यों का प्रशासन था। और इसी प्रशासन के दम पर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य चलाया या इतना बड़ा साम्राज्य मैनेज किया। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग प्रांतों में नहीं बांटा गया। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अब इस लाइन से अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि तक्षशिला प्रांतीय राजधानी थी, उज्जैन प्रांतीय राजधानी थी और पाटलिपुत्र केंद्रीय राजधानी थी। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय राजधानी, मगध की केंद्रीय राजधानी पाटलिपुत्र थी और बाकी तक्षशिला और उज्जैन जैसे नगर वो प्रांतीय राजधानी थी। इसके अलावा कलिंग के विजय के बाद अशोक ने तोसली को भी प्रांतीय राजधानी के रूप में स्थापित किया था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। जैसे मैंने अभी क्या जिक्र किया कि बिंदुसार के समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, उज्जैन का राज्यपाल था। तो अब आप देख सकते हैं लाइन जो कह रही कि अक्सर राजकुमारों को, प्रिंसेस को, यानी जो राजा के बेटे थे, इनको अलग अलग प्रांतों की जिम्मेदारी दी जाती थी। इससे दो लाभ, एक तो उन्हें शासन चलाने का अनुभव मिलेगा, प्रशासकीय अनुभव मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस गेन करेंगे और एक तरीके की ट्रेनिंग हो जाएगी राजा बनने की। और फिर जब यहां पर वो उत्तराधिकारी बनकर गद्दी पर बैठेंगे तो पूरे साम्राज्य की एक समझ होगी कि मेरा साम्राज्य कैसा है, किस प्रांत की क्या समस्याएं हैं, किस प्रांत में क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, उसको मैनेज करने की स्थिति में होंगे। दूसरा लाभ कि राजकुमारों के अधीन प्रांत होने से प्रांतीय विद्रोह की संभावना ना के बराबर होगी कि राजा के खिलाफ उसका बेटा ही बगावत पे ना उतर जाए, तो आप कह सकते हैं कि शांति व्यवस्था कायम रहेगी। अब ये बात अलग है कि हो सकता है प्रांत में पुत्र ही बगावत पर उतरकर अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाने लगे, अदरवाइज प्रांतों में राजकुमारों की नियुक्ति से प्रांतों पर नियंत्रण मजबूत रहता था, केंद्र का या केंद्रीय सम्राट का। तो ये दो कारण थे जिससे राजकुमारों को ही प्रांतपति के रूप में, गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, मतलब कि केंद्रीय प्रशासन के अनुरूप शासन हो ये जरूरी नहीं, वहां के लोकल ट्रेडिशन को भी फॉलो किया जाता था और लोकल सिस्टम को भी एक तरीके से शासन में आधार बनाया जाता था। तो लोकल चीजों को ध्यान में रखकर इस तरह से कहीं ना कहीं शासन चलाते थे प्रांतपति या गवर्नर, और ये मौर्य प्रशासन की खूबियां हैं, मौर्य प्रशासन की विशेषताएं। तो आज आपने बच्चों मौर्य साम्राज्य की स्थापना से जुड़ी कुछ बेसिक बातें जानी, मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में आपने जाना और मौर्यों का प्रशासन कैसे चलता था इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जानी। आज मैंने बहुत बेसिक चीजें इसमें समझाई। फिर एक बार स्पष्ट करता हूं कि मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक के बेस पर ही सारी चीजें डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। अभी मैं मौर्य साम्राज्य का कंप्लीट हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं। आप आगे भी एनसीईआरटी की किताबों में इसका डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो आप ये मत मान लीजिएगा कि सर बस मौर्यों में इतना ही। चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े बहुत सारे तथ्य हैं, बिंदुसार से जुड़े बहुत सारे तथ्य हैं, इसी तरीके से अशोक से भी जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य हैं। तो कोशिश ये है कि आपको यहां पर
मैं केवल एनसीईआरटी के दायरे में जो चीजें बताई गई उसको समझा दूं और धीरे धीरे एनसीईआरटी की क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो आपको और विस्तार से चीजें पता चलती जाएं। लेकिन बेस अच्छा होता जाएगा तो आप सेल्फ स्टडी करके जीएस में अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर सेम टाइम पर यहां से आगे की कहानी यानी इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग कल फिर मिलेंगे। मैंने जो लास्ट क्लास आपकी जहां पे ड्रॉप की थी वो टॉपिक था मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन पर ही चर्चा शायद थर्सडे की क्लास को हुई थी। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे में 2 दिन बच्चों क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए आप सबसे माफी भी मांगता हूं। कुछ अपनी व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण फ्राइडे की क्लास नहीं हुई, सैटरडे की क्लास नहीं हुई, और आज मैं मंडे से नए सप्ताह से उसी क्लास को रिज्यूम कर रहा हूं। तो बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से देखते हैं टॉपिक क्या था, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। इस पर कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर से उसी पैराग्राफ को आप देखिए और फिर इसके आधार पर हम इसमें देखेंगे कि कौन से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए बहुत अहम है, हो सकता है आपके पेपर में देखने को भी मिले। तो इसमें पहली लाइन लिखी है, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो जो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था ये लाइन लिखी है, ये इसलिए लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही उत्तर पश्चिम में हिंदकुश से इसकी सीमाएं शुरू होती थी। यानी हिंदकुश पर्वत से लेकर के उत्तर पश्चिम में, और इधर पूर्व की तरफ अगर देखा जाए तो बंगाल तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी। फिर इसी तरीके से उत्तर में अगर देखें तो कश्मीर से लेकर कश्मीर घाटी भी इनके राज्य क्षेत्र में शामिल था, और दक्षिण में मैसूर तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो इतना विशाल साम्राज्य था मौर्यों का, और यह विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही स्थापित हो चुका था। फिर जब इतना बड़ा साम्राज्य था तो इसके लिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन करने की प्रणालियां अपनाई गई, क्योंकि भारत के बृहत आकार को देख करके यहां एक ऐसी शासन व्यवस्था अपनाई गई कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया, जिसमें पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी थी और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो ये केंद्रीय भाग है मौर्य साम्राज्य का, जो केंद्रीय भाग था सेंट्रल पार्ट, उस पर तो सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था, डायरेक्ट उन्हीं का कंट्रोल रहता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। यानी यहां पर राजस्व का संग्रह करने वाले जो अधिकारी थे, जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, वो सीधे राजा के प्रति, सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। सम्राट ही उनकी नियुक्ति करता था और वो केंद्रीय प्रशासक मंडल का हिस्सा होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो शामिल होते थे। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास का जो क्षेत्र, जो केंद्रीय भाग था, उस पर राजा या सम्राट का सीधा नियंत्रण। फिर जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। यानी हम कह सकते हैं मौर्य शासन काल में न्याय तंत्र भी विकसित हो चुका था, यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम का भी डेवलपमेंट हो चुका था। मैंने आपको बताया भी था 2 तरह के न्यायालय होते थे, एक को कहा जाता था धर्मस्थीय, धर्मस्थीय नाम के न्यायालय होते थे, और इसी तरीके से आप देखें तो एक कंटका शोधन न्यायालय होता था। तो कंटका शोधन और धर्मस्थीय, इस तरह के न्यायालय ये दिखाते हैं कि उस समय न्यायिक तंत्र का भी विकास हो चुका था। फिर इसके बाद संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। यानी प्रशासनिक भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित रखना, प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करना, यह भी सम्राट के उत्तरदायित्व में था। और सम्राट इस बात की कोशिश करता था कि जो राज संदेश लेकर जाने वाले लोग हैं या जो राज अधिकारी हैं, वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे आम जन को दिक्कत हो, और प्रशासनिक तंत्र पर बहुत कड़ा नियंत्रण सम्राट रखने का प्रयास करता था। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का निर्माण मौर्य काल में हुआ। यानी मौर्य शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्रीकृत शासन प्रणाली का विकास।
सेंट्रलाइज सिस्टम का डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ साम्राज्य इतना विशाल था कि अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन प्रणालियां भी काम करती थी। तो इसी को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है, रूलिंग द एम्पायर। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, एम्पायर वाज सो लार्ज इसलिए कहा जा रहा है, मैंने आपको बताया ही कि नॉर्थ वेस्ट में हिंदकुश माउंटेन से लेकर, नॉर्थ वेस्ट में हिंदकुश माउंटेन रेंज से लेकर ईस्ट में बंगाल तक इसकी टेरिटरी थी, और उधर नॉर्थ में अगर देखा जाए तो कश्मीर वैली से लेकर और साउथ में मैसूर स्टेट तक ये पूरा एक्सटेंडेड था। तो ये बहुत वास्ट एम्पायर था, और इसीलिए डिफरेंट पार्ट्स में अगर आप देखें तो डिफरेंटली रूल किया गया, रूल डिफरेंटली यानी अलग अलग शासन पद्धतियों का भी विकास हुआ। इसके साथ साथ जो केंद्रीय भाग था, सेंट्रल पार्ट, यानी इनकी कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा और उसका नेबरिंग एरिया, उसके अराउंड में आने वाले एरिया पर डायरेक्ट कंट्रोल होता था सम्राट का, एम्परर का। तो एम्परर इस पर डायरेक्ट कंट्रोल रखता था। इसका मतलब यहां पर यह है कि ऑफिशियल्स डायरेक्टली एम्परर द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, वो टैक्सेस कलेक्ट करके डायरेक्ट यहां पर एम्परर के अकाउंट में सबमिट करते थे, उसे डिपॉजिट करते थे। और फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, ट्रेडर्स जो यहाँ पर विलेज और टाउन्स में रहते थे, उन सबसे टैक्स कलेक्ट करके ऑफिशियल्स डायरेक्टली एम्परर के प्रति अकाउंटेबल होकर काम करते थे। फिर ऑफिशियल्स आल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर, यानी इसका मतलब ये हो गया कि पुलिस जैसा सिस्टम, जुडिशियरी जैसा सिस्टम भी उस समय कहीं ना कहीं डेवलप हो चुका था। तो जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो सिविल कोर्ट को उस समय धर्मस्थीय कहा जाता था, यानी धर्मस्थीय एक न्यायालय था। और इस तरह से ये दिखता है कि जुडिशरी में भी सिविल मैटर डील करने के लिए अलग और क्रिमिनल मैटर्स को डील करने के लिए कंटका शोधन नाम के न्यायालय होते थे। कंटका शोधन, तो ये दिखाता है कि प्रॉपर जुडिशरी भी कहीं ना कहीं डेवलप हो चुकी थी। फिर मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, यानी इनको सैलरी पे किया जाता था। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन ऑफिशियल्स, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी एम्परर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते थे, और इसके लिए इंटेलिजेंस जैसा सिस्टम भी डेवलप किया गया था। स्पाइस यानी जासूस हुआ करते थे जो राज्य के बारे में सम्राट को अवेयर करते रहते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। तो ये पूरा मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी देता है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। फिर मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे, तो मौर्य सम्राट के अधीन प्रांत भी रहते थे, लेकिन प्रांतों का शासन चलाने के लिए गवर्नर अलग होते थे, प्रांतपति अलग होते थे, और इसमें ज्यादातर राज परिवार के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता था। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो यहां आप देख सकते हैं कि 3 नगरों का नाम सामने आया है, एक पाटलिपुत्र है, फिर इसी तरीके से एक यहां पर तक्षशिला है, और फिर इसी तरीके से एक यहां पर उज्जैन। ये 3 नगरों का जिक्र इसमें किया गया है, जिसमें से पाटलिपुत्र केंद्रीय राजधानी थी, ये केंद्रीय राजधानी थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, और तक्षशिला और उज्जैन प्रांतीय राजधानियां थी, प्रोविंशियल कैपिटल्स थी, प्रांतीय राजधानियां। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, यानी ये थे तो कहीं ना कहीं केंद्र के ही नियंत्रण में, लेकिन फिर भी यहां शासन प्रशासन को देखने के लिए राजकुमारों को प्रांतपति बनाया जाता था, राज्यपाल के रूप में उन्हें यहां नियुक्त किया जाता था। जैसे मैंने आपसे कहा कि बिंदुसार के समय यहाँ का राज्यपाल यहाँ का राज्यपाल
अशोक था। अशोक था। बिंदुसार का पुत्र अशोक ये उज्जैन का राज्यपाल भी रहा। लेकिन ऐसा लगता है इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। यानी शासन प्रशासन में लोकल ट्रेडिशंस को भी फॉलो किया जाता था। लोकल एरिया के कस्टम्स को ध्यान में रखकर रूल रेगुलेशंस फॉलो किए जाते थे। देयर वर अदर एरियाज का मतलब यहाँ पर प्रोविंशियल एरियाज से है, जो प्रोविंसेस थे, और इनकी अपनी अलग अलग कैपिटल होती थी। जैसे तक्षशिला की बात करें, जैसे उज्जैन की बात करें, तो यहां पर ये कहते हैं कि सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्रा, यानी सेंट्रल का कंट्रोल तो यहां रहता ही था, लेकिन इसके अलावा यहां पर कंट्रोल करने के लिए रॉयल प्रिंसेस को गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता था। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ लोकल कस्टम्स और रूल्स रेगुलेशंस जो लोकल एरिया के थे, इनको भी फॉलो किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। फिर प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। यानी जो ये प्रादेशिक केंद्र है, प्रादेशिक केंद्र का मतलब हो गया जैसे तक्षशिला की बात करें, ठीक है, जैसे उज्जैन की बात करें, जैसे गिरनार की बात करें, जैसे तोसली की बात करें, तो ये सब प्रादेशिक केंद्र थे। इनके बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम, अब उत्तर पश्चिम भारत का मतलब हो गया कि हम कह सकते हैं आज का पाकिस्तान का क्षेत्र, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, जो अफगानिस्तान से लगा हुआ भूभाग था, ये कंबल के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैसूर तक इनका राज्य फैला हुआ था। मैसूर में ही कोलार की खान थी, जहां से सोना निकाला जाता था। कोलार की माइनिंग से गोल्ड की माइनिंग करते थे, वहां की माइन से गोल्ड को माइन करके निकालते थे, और यहां पर इसके अलावा प्रीसियस स्टोन्स भी प्राप्त किए जाते थे। तो इससे यह लगता है कि मौर्यों ने दूर के इलाकों पर बहुत ज्यादा कठोर या कड़ा नियंत्रण रखने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहां से ज्यादातर संसाधन, आर्थिक संसाधन प्राप्त करने की कोशिश की। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, यानी नजराना ट्रिब्यूट, भेंट के रूप में वहां से लाया जाता था। तो यह दिखाता है कि मौर्यों ने इतना बड़ा प्रशासन, इतना बड़ा राज्य कैसे संभाल कर रखा, कैसे उसका प्रशासन बेहतर तरीके से चलाया, उसी का इसमें वर्णन मिलता है। फिर ये कह रहा है बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, यानी जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे, इनके अलावा इनके बीच में बहुत वास्ट एरिया था। हियर द मौर्याज ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute। यानी बेसिकली ट्रिब्यूट के रूप में, ट्रिब्यूट का मतलब होता है गिफ्ट के रूप में जो चीजें मिली उसको कलेक्ट किया जाता था। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का जिक्र किया गया है, ये मेंशन किया गया है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था वो इंपॉर्टेंट था ब्लैंकेट्स के लिए, और जो साउथ इंडिया का रीजन था ये गोल्ड और प्रीसियस स्टोन्स के लिए फेमस था। जैसे मैंने बताया मैसूर में कोलार की खान थी जहां से सोना निकाला जाता था। इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। तो ट्रिब्यूट मैंने आपको बताया, नजराने का मतलब होता है कोई भेंट या उपहार दिया गया। इस तरह से संसाधनों को जमा किया जाता था। आगे देखिए, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। तो जंगल वाले यानी मध्य भारत का क्षेत्र, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। तो जो ये सेंट्रल पार्ट था, जो कि डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड हुआ एरिया था, मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक ट्राइब्स कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, वो इंडिपेंडेंट थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। यानी जो वन उत्पाद थे, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे,
वो यहाँ पर मौर्य ऑफिशियल्स के पास ये जमा कराते थे, उनको देते थे। तो ये भी एक तरीके का नजराना था, और हम ये कह सकते हैं कि मध्य भाग पर प्रशासन उतना कड़ा नियंत्रण नहीं रखता था। देयर वर आल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, people living in these areas were more or less independent but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो नजराना शब्द आया, नजराना का मतलब क्या होता है यहां बताया गया है कि कर की जब हम बात करते हैं तो नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता है, यानी कर स्वैच्छिक नहीं है, कर आपको देना ही देना। इसमें एक लीगल बाउंडेशन है कि आपको सरकार को ये चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन नजराना स्वैच्छिक होता है, वॉलंटरी होता है, हम अपनी इच्छा से प्रसन्न होकर उपहार स्वरूप इसे देते हैं, और ये नियमित रूप से नहीं, अनियमित दिया जाता है। जब संभव हो तब इसे दिया जाता है। तो नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो नजराना स्वैच्छिक होता है, वॉलंटरी होता है, अपनी इच्छा से दिया गया। लेकिन टैक्स में बाउंडेशन होती है कि आपको कंपल्सन होता है कि पे करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रिब्यूट का मतलब है वॉलंटरी दिया गया गिफ्ट, उपहार। तो अनलाइक टैक्सेस which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। यानी ये willingly पे किया जाता है, इसमें कोई कंपल्सन नहीं होता है। ये है ट्रिब्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी में सम्राट, यानी पाटलिपुत्र में सम्राट का एक कहानी के रूप में वर्णन है कि जब सम्राट निकलते थे तो उस समय राजधानी में सम्राट की क्या स्थिति रहती थी। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्युकस निकेटर का राजदूत था। देखिए, आप जब मौर्यों का इतिहास पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि सिकंदर के बाद जो उसका साम्राज्य था वो कई राज्यों में बंट गया। उसमें से एक भाग सेल्युकस निकेटर के अधीन आया। सेल्युकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 बीसी के आसपास एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें सेल्युकस पराजित हुआ और उसने चंद्रगुप्त मौर्य से कंप्रोमाइज किया। और फिर उसी समय सेल्युकस का राजदूत बनकर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, और यह कई वर्षों तक यहां पर रहा और इसे पाटलिपुत्र में काफी लंबा समय बिताने का मौका मिला। इसने इसी पर एक अपना यात्रा वृतांत लिखा, एक वर्णन लिखा, उसी बुक का नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज ने यूनानी भाषा में एक बुक लिखी है इंडिका, और उसी में डिस्क्राइब किया है जो उसने यहाँ अनुभव किया है। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया गया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। तो आज ही नहीं, नेता राजनेता यहाँ पर शोभा यात्रा निकालते हैं, तब भी सम्राटों की भी शोभा यात्राएं निकलती थी। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। देखिए, सुरक्षा का कितना प्रबंध होता था। उस समय भी जेट सिक्योरिटी होती थी, जेट प्लस सिक्योरिटी राजा को दी जाती थी। आप देख सकते हैं हथियारबंद महिलाओं से घिरे हैं, जिससे राजा की सुरक्षा को आश्वासित किया जा सके, एंश्योर किया जा सके कि उसकी जान माल को कोई खतरा नहीं है। इस तरह का प्रबंध रहता था जब भी राजा शोभा यात्रा पर निकलते थे। फिर पाटलिपुत्र के बारे में भी वर्णन मिलता, जो आज का पटना है। ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से यानी किले से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। यानी बुर्ज का मतलब स्टोन पर बनाई गई जो वॉल है। तो इस तरह से दिखाता है कितना विशाल काय महल पाटलिपुत्र में बनाया गया था। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं।
राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बसेरों से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से ये दिखाता है कि उस समय पाटलिपुत्र का जो महल था, राजमहल था, कितना विशालकाय था और वो रक्षा प्राचीर से घिरा था, और इसके अलावा राजा की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो मेगास्थनीज ने, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, अपनी बुक इंडिका में इसे डिस्क्राइब किया है, और इससे यह पता चलता है कि राजा के सिक्योरिटी को लेकर के क्या क्या कंसर्न थे और किस तरह से यहाँ पर राज परिवार के लोग राजमहल में रहते थे और राजमहल कितना विशालकाय था। फिर अशोक के बारे में अब चर्चा मिलती है। सम्राट अशोक के विषय में मैंने आपको थोड़ा बहुत पिछली क्लास में ही बताया था कि जब हम मौर्य वंश की बात करते हैं, मौर्य वंश यानी अगर हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करें, मौर्य डायनेस्टी, तो इसमें पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 बीसी से लेकर और 298 बीसी तक रूल करते हैं, ये इनका समय है। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा गद्दी पर आया, उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार 298 बीसी से लेकर और लगभग 273 बीसी तक रूल करते हैं। और फिर तीसरा नाम आता है बिंदुसार के बेटे अशोक का। अशोक अशोक वैसे तो सत्ता प्राप्त कर लेते हैं 273 में, लेकिन ऑफिशियल औपचारिक तौर पर उनका राज्याभिषेक 269 बीसी में होता है, और यहां से लेकर लगभग 232 बीसी तक वो रूल करते हैं। तो जो 273 से 269 ये 4 वर्ष का समय है, ये उत्तराधिकार की लड़ाई दिखाता है। बिंदुसार के बाद मौर्य वंश में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, उत्तराधिकार की लड़ाई लगभग 4 वर्ष तक चली, और बिंदुसार के बड़े बेटे सुसीम और अशोक के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, ऐसा वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। अशोक ने सुसीम को पराजित करके सत्ता ग्रहण की। 4 वर्ष के बाद उसका राज्याभिषेक हुआ, और फिर यहां से अशोक का शासनकाल शुरू होता है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे, भारतीय इतिहास में वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने राजकीय अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी इस पर आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं कि भारतीय इतिहास का वो पहला शासक जिसने राजकीय अभिलेख लिखवाना शुरू किया वो कौन था? तो आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। मैंने आपको बताया था उस समय प्राकृत भाषा ही जनसंपर्क भाषा थी, लिंगुआ फ्रैंका। तो ये जनसंपर्क भाषा थी, इसीलिए अशोक ने अपने अभिलेख अधिकांशतः प्राकृत भाषा में लिखवाए, और इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। उसके कुछ ऐसे भी अभिलेख मिले हैं जिसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग है, यूनानी अरामाइक लिपि का भी प्रयोग है, लेकिन वो रेयरेस्ट एग्जाम्पल है। ज्यादातर उसके इंस्क्रिप्शंस, ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। तो अशोका, अ यूनिक रूलर, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions। यानी inscriptions का ट्रेडिशन इंडिया में अशोक ने ही स्टार्ट किया। Most of Ashoka's inscriptions were in Prakrit language and were written in Brahmi script। तो इसमें स्क्रिप्ट ब्राह्मी यूज हुई है और लैंग्वेज प्राकृत यूज की गई है, और अशोक के अभिलेखों से ही हमें अशोक का पूरा विस्तृत इतिहास पता चलता है। फिर अशोक का कलिंग युद्ध बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये अशोक के राज्याभिषेक के
अशोक के कोरोनेशन के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, यानी 9वें वर्ष या हम कह सकते हैं 261 बीसी में, 261 बीसी में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। वितृष्णा मतलब कि मन बहुत व्यथित हो जाना, दुखी हो जाना कि मैंने ये क्या किया, एक छोटा सा राज्य जीतने के लिए लाखों लोगों की जान ले ली। तो इस कारण से उसका मोह भंग हो गया युद्ध से। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि उस दौर में एक राजा युद्ध ना करने की सोचे, बड़ा क्रांतिकारी कदम था। युद्ध ही साम्राज्य के निर्माण का आधार था, युद्ध ही साम्राज्य की प्रतिष्ठा का आधार था। लेकिन अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद निर्णय लिया कि अब मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन अगर देखा जाए उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। 13th रॉक एडिक्ट में इसे डिस्क्राइब किया गया। उसके 13वें शिलालेख में इसकी बातें पता चलती हैं कि उस किस तरह से इसमें लाखों लोग मारे गए और इसमें हुई हिंसा से उसका मन कितना व्यथित हुआ। फिर अशोक के साम्राज्य को या उस समय के प्रमुख नगर को उसके प्राप्त अभिलेखों के आधार पर दिखाया गया कि उसके अभिलेख देखिए पूरे भारत में कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आप देखिए कंधार तक उसकी सीमाएं थी, कंधार से लेकर के इधर बंगाल के किनारे तक उसका राज्य फैला हुआ था, और इसके अलावा दक्षिण में ब्रह्मगिरी कर्नाटक तक उसका राज्य फैला था, और इधर कश्मीर के सीमाओं तक उसके राज्य की सीमाएं थी। आगे बढ़ते हैं। फिर अशोकाज वार इन कलिंग। तो आफ्टर हिज सक्सेशन 8 years आफ्टर या इन 9th ईयर यानी 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर अटैक किया। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। अशोका fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. यानी उसने भेरी घोष के आधार पर ये युद्ध जीता और भेरी घोष की नीति को इसीलिए त्याग दिया क्योंकि इसकी हिंसा से बहुत दुखी हुआ। भेरी घोष की जगह पर उसने धम्म घोष की नीति अपनाई। तो आपके इस बुक में शायद उसका वर्णन ना मिले, लेकिन यहां एक पॉइंट याद रखिएगा कि कलिंग की घटना के बाद ही अशोक ने धम्म विजय की नीति शुरू की थी। भेरी घोष का मतलब होता है कि युद्ध का नगाड़ा बजाना और युद्ध के लिए ललकारना, लेकिन उसने जब धम्म घोष की बात कर दी तो इसका मतलब धर्म के आधार पर, नैतिक आधार पर राज्यों पर अपना प्रभाव जमाना, धर्म के संदेशों से लोगों को जोड़ना, इसीलिए उसको धम्म घोष कहा गया। ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार। यानी युद्ध जीतने के बाद यहां पर उसने जो नीतियां अपनाई वो पूरे दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा राजा हुआ जिसने इस तरह से वायलेंस का मार्ग छोड़ करके नॉन वायलेंस की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया। धर्म या रिलीजियस मैसेज के आधार पर लोगों को विश्वास में लेना शुरू किया। इसीलिए अशोक को अशोक न कहकर द ग्रेट अशोका कहा गया। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, तो जैसा मैंने आपको बताया ही कि अशोक का एक अभिलेख है, यह है उसका 13वां शिलालेख जिसमें उसके कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। 13th रॉक एडिक्ट। 13th रॉक एडिक्ट, इसमें अशोक के कलिंग विक्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। अब देखिए 8 साल बाद राजा बनने के बाद, तो राजा बनने का उसका समय आपको बताया था 269 बीसी, और इसके आफ्टर 8 years की बात हो रही। तो आफ्टर 8 years का मतलब क्या हो गया, 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर अटैक किया और इसे जीता। ये इसके वर्णन से ही पता चलता है।
लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। फिर जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को घोर पश्चाताप हुआ और उसने घोषणा की, अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। देखिए, बहुत लोग ये समझते हैं कि यहाँ धम्म का मतलब बौद्ध धर्म है। दरअसल जो धम्म शब्द आया है ये पाली भाषा से जुड़ा हुआ शब्द है, और ये जैसे हम लोग धर्म बोलते हैं उसी का पाली रूपांतरण है धम्म। तो उसने कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन की बात यहाँ नहीं की है, सभी धर्मों के सार के यानी सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने की बात की है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की है, धम्म घोष की नीति अपनाई है, धर्म के आधार पर राज्य पर अपना शासन स्थापित करने की बात की है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। तो युद्ध की नीति त्याग कर शांतिपूर्वक राज्य का शासन करने की बात करके अशोक ने पूरे संसार में अपने आप को अमर कर दिया। क्योंकि आज के इस युग में भी बच्चों आप देखते हैं कि पूरा विश्व आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल में आप देख रहे हैं कितने मानवीय संकट पैदा हुए हैं। हमास जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने, आतंकवादी गुटों ने किस तरह से हिंसा फैलाई है और उसके प्रत्युत्तर में भी किस तरह से हिंसा से जवाब दिया जा रहा है। तो आज भी अशोक की नीतियां विश्व में कितनी प्रासंगिक है कि उस दौर का एक राजा शांति प्रिय विश्व निर्माण की बात करता है, धर्म के संदेशों से दुनिया को जीतने की बात करता है। इसीलिए मैंने कहा अशोक को केवल अशोक नहीं, अशोक महान की संज्ञा दी जाती है, अशोका द ग्रेट कहा जाता है। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो कलिंग की लड़ाई से अशोक के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला, एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आया। धम्म मैंने आपको बताया ही संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है। तो पाली भाषा या प्राकृत भाषा में जो धम्म शब्द प्रयोग करते हैं वही हिंदी या संस्कृत में धर्म शब्द है। चलिए, फिर अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार, मैंने आपको ऑलरेडी बताया उसका कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो कलिंगा वार को डिस्क्राइब करता है, तो वो है 13th रॉक एडिक्ट। हिज 13th रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब हिज कलिंग विक्ट्री। अब इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया, तो अल्टीमेटली इससे एक बात पता चलती है कि कलिंग युद्ध से ही उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ, बहुत दुख हुआ, और उसके साथ साथ यहां पर उसने तय किया कि अब मैं फ्यूचर में कभी वार नहीं करूंगा बल्कि धर्म की नीतियों का पालन करूंगा, और उसने धम्मा पॉलिसी यहीं से अडॉप्ट की। तो उसने धम्मा पॉलिसी को आगे बढ़ाने की बात की है। ये उसका एक मैसेज उसके इस इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब्ड किया गया है। तो अपने आप में दिखाता है कि अशोक के जीवन में ये कितनी महान घटना थी। अब सवाल खड़ा होता है कि अशोक का धम्म क्या था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कंसेप्ट के रूप में इसमें डिस्क्राइब किया गया कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। यह ध्यान रखिए, पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको परंपरागत धर्म के रूप में ना देखें कि अशोक ने किसी एक पर्टिकुलर धर्म को अपना लिया। भले ही आप किताबों में पढ़ते हैं कि अशोक व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में वो यहाँ पर सभी धर्मों का आदर करता था, और उसका जो धम्म था यानी उसकी जो धम्म नीति थी वो पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने की नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। तो जैसे महात्मा बुद्ध के उपदेश सामान्य जन के हित की बात करते थे, प्रजा के हित की बात करते थे, नैतिक उपदेश थे, उससे प्रेरणा पा करके अशोक ने
इस तरह के नैतिक संदेशों का प्रचार शुरू किया। तो अशोकास धम्मा, जब हम इसकी बात करते हैं तो इट डिड नॉट इन्वॉल्व worship of a god or performance of a sacrifice. He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teaching of Buddha. तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा से इंस्पायर्ड था, लेकिन उसका धम्म पर्टिकुलर कोई एक रिलीजन नहीं था। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्त नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो अशोक ने इसके बाद एक नए पदाधिकारी की नियुक्ति की जिसे धम्म महामात्य कहा गया। तो वैसे उसके प्रशासन में सबसे प्रमुख अधिकारी होता था प्रधान महामात्य, जो प्रधानमंत्री की भूमिका में रहता था, लेकिन एक नया पद बनाया अशोक ने, धम्म महामात्य, जिसका काम था प्रजा को नैतिक संदेश देना, इथिकल और मॉरल वैल्यूज की टीचिंग्स देना। तो देयर वर अ नंबर ऑफ problems that troubled him. People in the empire followed different religions and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems, so he appointed officials known as the Dhamma Mahamatta. तो धम्म महामात्य नाम से उसने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। यहां तक कि उसने विदेशों में भी, विश्व के अन्य भागों में भी इन नैतिक संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामात्यों को भेजा। जैसे उसने अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका के राजा के दरबार में भेजा था धम्म के संदेशों का प्रचार करने के लिए। तो उसने ऐसे कई अधिकारियों की नियुक्ति की जिनका काम था प्रजा के बीच जाकर नैतिक संदेशों का प्रचार करना। तो ये धम्म दूत बनकर विश्व के अन्य भागों में भी गए। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थलों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था, ऐसे सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में, हर एक क्षेत्र में उसने अपने अपने धम्म दूतों को भेजा। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के बाहर भी विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी हुआ और यहाँ बौद्ध धर्म पहुंचाने में अशोक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि धम्म के नैतिक संदेशों में बौद्ध धर्म की झलक भी दिखाई देती है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म भारत से निकलकर दुनिया के अन्य भागों में भी फैल गया और बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। और इसीलिए अशोक को महान शासक के तौर पर याद किया जाता है कि उसने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म का दर्जा दिलाया। उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों या जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। यानी जीवों के प्रति दया भाव भी दिखाई देता है। न केवल इंसानों के लिए हॉस्पिटल बल्कि जानवरों के लिए भी यहाँ पर इस तरह के प्रबंध किए गए। ही बिल्ट रोड्स, dug wells and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अशोक के अंदर एक दया भाव पैदा हुआ, एक काइंडनेस उसके अंदर आई और इस तरह से उसने अपने साम्राज्य में प्रजा के हित के लिए बहुत काम किए। फिर अशोक के समय मूर्ति कला किस तरह से विकसित हुई उसका एक नमूना यहाँ पर आपके सामने है। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को जरा आप देखिए।
ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। बिहार में रामपुरवा में एक वृषभ स्तंभ मिला, इसको कहते हैं वृषभ स्तंभ। वृषभ का मतलब बैल। तो एक स्तंभ बनाया गया पत्थर को काटकर, उसके ऊपर ये वृषभ की मूर्ति रखी गई, इसीलिए इसको वृषभ स्तंभ कहा गया। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। ये उस समय की मूर्ति कला का एक सुंदर सा नमूना है, जो दिखाता है कि उस जमाने में भी कला कितनी सर्वोत्कृष्ट थी, कितने सुंदर तरीके से एक वृषभ की पाषाण मूर्ति तैयार की गई। ये नक्काशी दिखाती है कि कितना बारीक तरीके से कला को यहाँ पर संजीदगी से उकेरा गया है। और इस कारण से हम कहते हैं कि अशोक के शासनकाल में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी मौर्य काल प्रगति का काल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रामपुरवा का ये जो बुल पिलर है, इस पर ऊपर आप देखें इस तरह की एक मूर्ति बनाई गई थी। वर्तमान में ये राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, और वैसे ओरिजिनली ये बिहार में एक जगह रामपुरवा, वहां के एक पिलर का ऊपरी पार्ट है, ये उसका टॉप है। आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, और बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, यानी कि अशोक कर्मकांडों की आलोचना कर रहा, वो कह रहा है ये कर्मकांड निरर्थक। जब हम धार्मिक अनुष्ठान करते, चाहे वो बच्चों के जन्म के अवसर पर हो, चाहे बच्चों के विवाह के अवसर पर हो, या फिर जो जीवन यात्रा शुरू होती उससे जुड़े जो उस समय के हिंदू धर्म के अनुष्ठान थे, वो उसे निरर्थक बता रहा है, कह रहा है किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों श्रमणों को दान देना। तो ये दिखाता है कि अशोक का धम्म यही था। अशोक का धम्म एक तरीके से नैतिक उत्थान था, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट की वो बात करता है। अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है, तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा। अब आप सोचिए कि आज के हजारों वर्ष पहले का हमारा एक शासक और उसकी सोच, उसके विचार, उसकी आइडियोलॉजी किस तरह से एक सेकुलर रिलीजियस टेम्परामेंट को शो करती है। ये दिखाती कि अशोक को महान क्यों माना गया। सभी धर्मों के प्रति आदर भाव, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्म की अच्छाइयों को स्वीकार करना, ये टेम्परामेंट दिखाता है प्राचीन काल के एक शासक का। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हम इस तरह का टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर पाए, चाहे वो पॉलिटिकल लालच में हो, चाहे वो पॉलिटिकल गेन के लिए हो। लेकिन आज भी हमारे देश में कई बार धार्मिक झगड़े, धार्मिक विवाद होते हैं। और आज से हमसे सदियों पहले राजा हुआ अशोक, जरा उसके विचारों को आप देखें, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों अशोक को महान कहा गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों से आपको सीखते हैं जो हमारे नैतिक उत्थान की बात करते हैं। तो अशोका ने जो मैसेज दिया है वो आज के 21वीं सेंचुरी में भी रिलेवेंट है और आने वाले फ्यूचर में भी ये रिलेवेंट बना रहेगा। जैसे जैसे धार्मिक विषयों को लेकर लोगों में उन्माद है, लोगों में झगड़े हैं, उसका निदान अशोक के संदेशों में है। फिर ब्राह्मी लिपि की जरा बात कर ले। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। इसीलिए ब्राह्मी लिपि को ध्यान रखिएगा, मात्र लिपि कहा जाता है। भारत की बहुत सारी लिपियों के लिए ये मात्र लिपि है या इसको मदर स्क्रिप्ट कहा जाता है। तभी ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आ गया
कि भारत की किस लिपि को मदर स्क्रिप्ट कहते हैं। ज्यादातर लिपियों का विकास किससे हुआ, तो ब्राह्मी से हुआ। यहां आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। जैसे आरंभिक ब्राह्मी में आ ऐसे लिखा जाता था, देवनागरी में, हिंदी में हम आ ऐसे लिखते हैं, बांग्ला में आ ऐसे लिखते हैं, मलयालम में आ ऐसे और तमिल में आ ऐसे। तो ये लिपियां आप देख रहे हैं, एक ही अक्षर को अलग अलग तरीके से लिखने की यहाँ श्रेणियां हैं। यानी यहाँ आप आ को ही देखकर समझ सकते हैं अलग अलग संकेतों में ये लिपियां होती थी। ठीक, तो इंडियन लिपि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, यानी जो इंडियन स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इसको मदर स्क्रिप्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इसीलिए इसे मदर स्क्रिप्ट कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर विश्व के अन्य भागों पर इसी से जुड़ी एक कहानी दे रहे हैं। मैंने आपको कहा एनसीईआरटी के हर चैप्टर में, चैप्टर क्लोजिंग पर वो विश्व के किसी अन्य हिस्से की जानकारी देते हुए अध्याय का समापन करते हैं। चलिए इसमें जरा देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। हाँ बिल्कुल, समीक्षा आपने एक मैसेज लिखा था कि सर क्या अनुष्ठान का मतलब यज्ञ यज्ञ पाठ पूजा से है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनके प्रजा उनको अपना पिता, देखिए समीक्षा, उनकी प्रजा उनको अपना पिता माने या ना माने, लेकिन अशोक प्रजा को अपनी संतान समझते थे। अशोक ने अपने अभिलेखों में वर्णन किया है कि सारी प्रजा मेरे संतान के समान है। चलिए, तो मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, तो 2400 वर्ष पहले का मतलब हम कह सकते हैं लगभग 400 बीसी के आसपास, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। यानी लगभग इस समय चीन में एक दीवार बनाई गई जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। तो चीन की दीवार का निर्माण लगभग 400 ईसा पूर्व में। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। उस समय चीन की उत्तरी सीमा पर बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे, कबीले, जो अक्सर लूटमार के इरादे से राज्य के अंदर आ जाते थे। उनसे बचने के लिए ही चीन के राजाओं ने इस तरह की महान दीवार का निर्माण करवाया। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात हो रही है। आप देखिए लगभग 6400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई, पत्थर और ईंट से इसका निर्माण किया गया है। आगे देखिए, इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम पर रखा गया। लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर इसकी निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे अलग है। तो ये जहां सीमाएं खड़ी कर रहे थे, अशोक सीमाओं का अतिक्रमण करके एक वैश्विक समुदाय का निर्माण कर रहे थे। यानी वसुधैव कुटुंबकम का सपना वो अशोक ने सजोने का काम किया, क्योंकि वो पूरे संसार को, एक विश्व को एक परिवार के रूप में देखते थे। और इसी कारण से विश्व के अन्य भागों में भी धम्म दूत भेज रहे थे, चाहे सीरिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे चाइना हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे म्यांमार हो, ऐसे कई, तिब्बत हो, बहुत सारे जगहों पर धम्म दूत भेजे गए और उनसे यहाँ पर धर्म के संदेशों के आधार पर राजनयिक संबंध कायम किया गया। तो ये दिखाते हैं कि अशोक ने शांतिप्रिय और अहिंसावादी नीतियों से अपने साम्राज्य को बनाने की कोशिश की। तो ये था आपका अध्याय 7। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आज से लगभग 2300 साल पहले हुई, क्योंकि मैंने कहा लगभग 323 ईसा पूर्व में घनानंद को मारकर मगध की सत्ता ग्रहण की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 7 भी समाप्त होता है। अब बच्चों, प्रश्नों का सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूं और आपको यह बताना है कि क्या आप सब प्रश्न देखने के लिए तैयार हैं, उत्तर देने के लिए तैयार हैं। क्या क्विज का सिलसिला शुरू किया जाए? अगर आप सब मेंटली प्रिपेयर हैं तो मुश्किल से मैं 5 मिनट आपका समय और लूंगा और आज के इस चैप्टर 7 के कंप्लीशन के साथ ही कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी कर लेते। तो एक बार आप सब कंफर्मेशन दीजिए।
चलिए, तो स्मिता ने सबसे पहले कंफर्मेशन दिया है, यस सर हम तैयार हैं, और बाकी से भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब तैयार होंगे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये बहुत सिंपल सा प्रश्न मैंने रखा। मैं बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी क्लास 6 को पढ़ाते समय मैं प्रश्नों का स्तर भी वैसा ही रख रहा हूं कि लगे आप एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक से ही इसका उत्तर दे सकते हैं। अब इसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर रहती है, क्योंकि ये क्लास 6 के स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपके पेपर में आ भी सकता है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य? तो आंसर आप सब बिल्कुल सही लगा रहे हैं, आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सा नगर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर की कैपिटल कौन थी? तक्षशिला या पाटलिपुत्रा या उज्जैन या सारनाथ? तो ये भी आप बहुत आसानी से सही कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब हम तक्षशिला की बात करते हैं तो तक्षशिला उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी। यह उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी, जो उस समय मौर्यों का उत्तर पश्चिमी प्रांत था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस उसकी कैपिटल थी तक्षशिला। उज्जैन मध्य भारत की राजधानी थी, जो सेंट्रल इंडिया था उसकी कैपिटल थी, उस प्रांत की राजधानी थी उज्जैन। और पाटलिपुत्र केंद्रीय भाग की राजधानी थी, तो यही मौर्य साम्राज्य की राजधानी हो गई, यानी आंसर आप सबने बिल्कुल सही लगाया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नगर मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय राजधानियों में शामिल थे? प्रांतीय राजधानियां कौन थी? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर इंक्लूडेड इन द प्रोविंशियल कैपिटल सिटीज ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर में कौन सी ऐसी सिटी थी जिनको प्रोविंशियल कैपिटल सिटीज कहा गया है? तो इसमें पाटलिपुत्र का नाम दिया है, उज्जैन का नाम दिया है, तक्षशिला का नाम दिया है। ऑप्शन लिखा ओनली वन, फिर लिखा 1 एंड 2, फिर लिखा 1 एंड 3, फिर लिखा है 2 एंड 3। तो आपको बताना प्रांतीय राजधानियां, तो प्रांतीय राजधानियां थी उज्जैन और तक्षशिला। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3, यानी ऑप्शन हो गया डी। आंसर हो गया ऑप्शन डी, उज्जैन और तक्षशिला प्रांतीय राजधानी थी और पाटलिपुत्र केंद्रीय राजधानी थी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के विवरण के अनुसार मौर्य काल में भारत का कौन सा क्षेत्र सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था? तो अर्थशास्त्र में जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंट ऑफ अर्थशास्त्र ड्यूरिंग मौर्य एज, विच पार्ट ऑफ द इंडिया वाज फेमस फॉर द गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स? तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि एक क्षेत्र था जो कंबल के लिए प्रसिद्ध था, और एक क्षेत्र था जहां पर आप देखें सोने और कीमती पत्थर। तो जो उत्तर पश्चिम भारत, खासकर हम तक्षशिला की अगर बात करें तो तक्षशिला आप देखें कंबल के लिए प्रसिद्ध था, इसके साथ साथ ये घोड़ों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। तक्षशिला घोड़ों के व्यापार का भी केंद्र माना जाता था और कंबल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। दूसरी तरफ जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, साउथ इंडिया, ये सोने और कीमती पत्थरों के लिए, मैंने आपको यहां तक बताया कि कोलार की खान वो बहुत प्रसिद्ध थी यहाँ गोल्ड माइनिंग के लिए। कोलार माइंस गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है? उत्तराधिकार के क्रम का मतलब पहले जो राजा बना उसके बाद अगला राजा कौन बना, उसके बाद अगला राजा कौन बना। तो इसमें नाम दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, फिर बिंदुसार, फिर दशरथ मौर्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोक। ये चार नाम दिए।
बहुत सरल सा प्रश्न है बच्चों, क्योंकि आप देखिए चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त पहले नंबर पर है और दूसरे पर है बिंदुसार, जबकि यहाँ बीच में अशोक को दूसरे नंबर पर दे दिया गया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य पहले नंबर पर है, फिर बिंदुसार दूसरे नंबर पर है, अशोक तीसरे नंबर पर है। यही क्रम यहाँ सटीक है, बाकी अशोक के बाद उसका पौत्र दशरथ भी शासक बना था, तो इसमें चौथा नंबर यही होगा, यानी यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि यहाँ भी गलती देखिए, अशोक को बाद में कर दिया है और दशरथ मौर्य को पहले, यहाँ पर दशरथ मौर्य को और पहले कर दिया, बिंदुसार अशोक को और बाद में, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बच्चों, ऑप्शन बी। तो जिसने भी ऑप्शन बी चुना है वो बिल्कुल सही है। इसमें यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का क्रम था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक और फिर दशरथ मौर्य। चलिए अगला प्रश्न, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहां है? वेयर इज कलिंगा एट प्रेजेंट? द साइट ऑफ द बैटल फॉट बाय द मौर्यन रूलर्स अशोका। तो अशोक ने जो कलिंग की लड़ाई लड़ी, कलिंग का युद्ध लड़ा, वो प्रेजेंट टाइम में किस स्टेट में है? कर्नाटका में है, या ओडिशा में है, या फिर केरल में, या आंध्र प्रदेश? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूं विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग विकास। चलिए उत्तर दीजिए इसका। तो यहाँ बहुत सरल सा ये प्रश्न है, कलिंग की बात करेंगे हम, तो कलिंग आज की डेट में उड़ीसा में है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, तो इसी के साथ बच्चों आज के सेशन को समाप्त करता हूं। अब कल की क्लास में हम लोग अध्याय 8 पढ़ेंगे। आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरा उत्साहवर्धन बीच बीच में करते रहिएगा, जिससे मैं सेशन कंटिन्यू मेंटेन कर सकूं। वैसे तो उत्साहवर्धन आपका टीचर करते हैं, मेरी जिम्मेदारी है आपका उत्साहवर्धन करने की, लेकिन वही जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप भी मुझे मोटिवेट करते रहे कि सर क्लासेस को कंटिन्यू रखिएगा। वैसे मैं आप सबके लिए क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा। ये मोटिवेशन यही है कि जब बच्चे सेशन को लाइक करते हैं, उनको लगता है कि कुछ फ्रूटफुल चीजें हमें मिल रही हैं, तो मेरा भी मन करता है कि हाँ इस सेशन को आगे बढ़ाऊं, लगातार इसको जारी रखूं। बच्चों को अगर इसको लाभ मिल रहा है तो वो मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता रहूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको शुभ रात्रि, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।